फिर से आपका परमानंद कुमार के इस चैनल में आपको वेलकम है। ये विज्ञान से हमारे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स में लिखा था कि विज्ञान के कुछ प्रश्न उत्तर को बनाइए टॉपिक वाइज। तो आज दोस्तों किशोरावस्था की ओर ये वर्ग 8 क्लास के बच्चों के लिए लिखित पुस्तक है, जिसको SCERT ने NCERT के पैटर्न पर लिखा है और यह पूरे बिहार में लागू है। तो संपूर्ण बिहार में जो लागू है, इसी से प्रश्न आ सकता है प्रधान शिक्षक में और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस तरफ किशोरावस्था की ओर। सबसे पहले तो आप इस अवस्था में बालक बालिकाओं की बनावट, जो शारीरिक बनावट होती है, उसमें परिवर्तन वृद्धि जो होती है, ये विकास का परिणाम है। इस अवस्था में किशोरावस्था की बात से पहले हम कौन कौन सी अवस्था आती है, हमारे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने भी बताया है और विज्ञान क्या कह रहा है उसके अनुसार देखते हैं। मनुष्य में 11 वर्ष से 19 वर्ष तक की आयु में तीव्र गति से विकास एवं वृद्धि होता है। जो बच्चा है वो 11 साल से 19 साल तक का जो आयु होता है बच्चे का, मनुष्य का, उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। उसके आयु में तीव्र गति से विकास होती है, उसके शारीरिक परिवर्तन भी तीव्र गति से होते हैं। मनुष्य का जीवन काल मुख्य रूप से 4 अवस्थाओं से गुजरता है, जिसको जिन पियाजे साहब ने बताया है। संवेदी इंद्रिय गतिक अवस्था, औपचारिक अवस्था, मूर्त अवस्था और अमूर्त अवस्था। यहाँ भी विकास एवं वृद्धि की पहली अवस्था शैशवावस्था इन्फेंसी है। विकास एवं वृद्धि की पहली अवस्था जो विज्ञान भी कह रहा है, वह पहली अवस्था क्या है? शैशवावस्था है, जिसमें संवेदी इंद्रिय गामक अवस्था नहीं है, जिसकी अवधि जन्म से लेकर 5 वर्ष तक मानी जाती है। जबकि जिन प्याजे साहब ने कहा था कि 0 से 2 साल तक संवेदी गामी अवस्था। कोई बात नहीं है, शैशवावस्था हरलॉक साहब ने कहा था कि 0 से 13 महीना तक या 16 महीना तक, लेकिन 0 से 5 साल तक जो चलते हैं ये शैशवावस्था है। 6 से 11 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था, चाइल्डहुड कही जाती है। याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 0 से 5 साल को शैशवावस्था कहा जा रहा है, ये आपके क्लास में 8वां क्लास की किताब में। और 6 से 11 साल की जो अवस्था है उसको बाल्यावस्था कहा जा रहा है, चाइल्डहुड, बाल्यावस्था। नेक्स्ट 11 से 12 वर्ष से लेकर 18 से 19 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहा रहा है। 11 से 19 वर्ष, 12 वर्ष और फिर 18-19 वर्ष, इस अवस्था को किशोरावस्था कहा जा रहा है। किशोरावस्था कहिए तो उसको उत्तर पूर्व किशोरावस्था कह दीजिए। तो इस प्रकार से 4 अवस्थाओं में वैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने बांटा है इस अवस्था को, मनुष्य की विकास की अवस्था को। इस अवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता, सेक्स मैच्योरिटी आती है। जनन परिपक्वता आती है, सेक्स मैच्योरिटी आती है, बॉडी में इस तरह का डेवलपमेंट होता है। इसी अवस्था में मनुष्य प्रजनन की योग्यता को प्राप्त कर लेता है। यानी भारत देश में 17, 18, 16 साल की अवस्था में लड़कियों को जनन अंग और लड़कों का डेवलप हो जाता है, वो प्रजनन क्षमता से परिपूर्ण हो जाती है, बच्चे जन्म देने की क्षमता उसमें आ जाती है। किशोरावस्था के बाद की अवस्था प्रौढ़ावस्था कहलाती है। यहाँ पर जो 4 अवस्थाओं में बांटा गया था वो किशोरावस्था था। अब 19 साल के बाद की जो अवस्था होगी 50-60 तक की अवस्था, वो प्रौढ़ावस्था कहलाएगी। इस अध्याय में हम किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों पर बातचीत करेंगे, क्योंकि जब क्लास 8 में बच्चे आते हैं तो वो बच्चा पूर्ण रूप से
ये किशोरावस्था में प्रवेश कर जाते हैं और उन्हें विभिन्न तरह के परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है, जो अचानक से होता है, जीवन में पहली बार होता है और वो बच्चा नहीं समझ पाता है, उसे इस तरह से मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। किशोरावस्था के किशोर एवं किशोरियों को टीन एजर्स कहा जाता है। ये तो आप लोग जानते हैं। टीन एजर्स मतलब हुआ 19 तक के अंडर का बच्चा, जिसमें टीन लगा हुआ है, 19, 18, 17, 15, 16, 13। तो ये सब जो एज के बच्चे होते हैं उसको टीन एजर्स कहा जाता है। यह अवस्था बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच संक्रमण काल कहलाता है। कहता है कि यह अवस्था जो बाल्यावस्था 11 साल से जो बड़ा बच्चा होता है, 12 साल से, और प्रौढ़ावस्था के बीच संक्रमण काल कहा जाता है। इसको विज्ञान की भाषा में संक्रमण काल कहा गया है। दोस्तों, अच्छी आवाज़ के लिए आप लोग यूट्यूब पर जब भी वीडियो देखें तो हेडफोन का ज़रूर इस्तेमाल करें। दोस्तों, लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा किशोरावस्था का परिणाम 1-2 वर्ष पूर्व ही परिणाम हो जाता है। लड़कियों में ग्रोथ लड़कों की अपेक्षा पहले होती है। इस बात की विज्ञान भी खंडन करता है कि लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा किशोरावस्था का परिणाम 1-2 वर्ष पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था की अवधि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होता है। इस अवस्था में होने वाले परिवर्तन यौवनारंभ का संकेत है। एक प्यूबर्टी इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। दोस्तों, यौवनारंभ, यौवन का आरंभ। इस अवस्था को समझाने के में थोड़ा सा क्लास में शिक्षकों को दिक्कत होती है और इसको सीखना चाहिए बच्चों को, क्योंकि यह हमारे उम्र में होने वाला परिवर्तन होता है किशोरावस्था में। इस उम्र में जाने के बाद खास करके छात्राओं के साथ में, लड़कियों के साथ में जनन क्षमता जो विकास होता है वो पुरुष लड़के से ज़्यादा होता है, लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। और इस अवस्था में आने के बाद लड़कियों का स्तन का डेवलपमेंट होता है, स्तन का विकास होता है, उसके जनन अंगों में परिपक्वता आती है। ये सब देखने को मिलता है। लड़कों में 1 साल के बाद मूछें आना प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से ये सब चीज़ जो है। और एक क्वेश्चन आता है कि स्तन को वक्ष स्थल भी कहा जाता है। वक्ष स्थल का विकास जो है किस हार्मोन से कारण से होता है? तो एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन है दोस्तों। एस्ट्रोजन नामक हार्मोन से इसके कारण से होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो इस तरह का जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन को ही यौवनारंभ का संकेत माना जाता है, यौवनारंभ कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन लड़कों तथा लड़कियों में जनन क्षमता का विकसित होना होता है। जनन परिपक्वता के साथ ही किशोरावस्था समाप्त हो जाती है। इस अवस्था में होने वाले बहुत सारे घटना है। तो किशोरावस्था का मुख्य जो लक्षण है क्या क्या है, इसकी चर्चा हम इस टॉपिक में कर लेते हैं तो और अच्छा से समझ में आ जाना चाहिए। इस दौरान शरीर की हड्डियों में तेजी से वृद्धि होती है, जिस कारण हाथ पैर की हड्डियां बढ़ती है और बच्चा लंबा हो जाता है। फिर प्रारंभ में लड़कों की अपेक्षा तेजी से बढ़ती है। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक लड़के और लड़कियां अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। किसी बच्चे की लंबाई माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक लक्षणों पर भी निर्भर करता है। साथ ही संतुलित आहार भी लंबाई को प्रभावित करती है। विज्ञान कहता है कि माँ बाप अगर लंबे होते हैं तो बच्चे में भी जेनेटिक गुण, क्रोमोसोमिक गुण, हेरेडिटरी के कारण से, आनुवंशिक गुणों के कारण से बच्चे भी लंबे होंगे, बच्चे भी उसी तरह से हेल्थ हिस्ट पुष्ट होंगे। लेकिन कभी कभी संतुलित आहार भी बच्चे के लंबाई को, बच्चे के विकास को, बच्चे के क्षमताओं को, आईक्यू को प्रभावित करता है। एक समग्र रिपोर्ट है जिसको आप थोड़ा सा देखिएगा तो समझ में आएगा कि जब बच्चा 8 वर्ष का होता है
तो लड़का में 72% का ग्रोथ हो जाता है लंबाई में, और लड़की में 77%, यानी लड़की अभी भी आगे है यहाँ पर। 9 साल का जब बच्चा है तो लड़का में 75% ग्रोथ होता है, लड़की में 81% ग्रोथ होता है, विकास होता है। जब 10 साल का लड़का है तो 78% लड़का में होता है, लड़की में 84%, यानी कि हर हालत में लड़की का परसेंटेज विकास का जो है लड़कों की अपेक्षा से ज़्यादा है। तो एक रिपोर्ट है, रिसर्च करके देखा गया है। चलते हैं फिर। दी गई तालिका में लड़के तथा लड़कियों की आयु के अनुसार लंबाई में जो वृद्धि का औसत आपने देखा है, यह दर्शाता है कि किसी विशेष आयु में अपनी पूर्ण लंबाई का कितना प्रतिशत लक्ष्य लड़के ने प्राप्त कर लिया और लड़के से ज़्यादा लड़कियों ने प्राप्त कर लिया। इस तालिका के माध्यम से यह पता चल जाता है कि व्यक्ति किशोरावस्था के अंत तक कितना लंबा हो सकता है। जैसे 10 वर्ष की लड़की अपनी लंबाई का 84% लक्ष्य पूरा कर लेता है, जबकि लड़के 81%, 80%। किशोरावस्था की समाप्ति तक उसकी अनुमानित लंबाई की गणना आप इस प्रकार कर सकते हैं: वर्तमान लंबाई बटा वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का प्रतिशत गुने 100। ये कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों, इसका ज़रूरत नहीं है, वैसे इस तरह का प्रश्न आता भी नहीं है, फिर भी देख लीजिए जब आया है टॉपिक। तो वर्तमान लंबाई आपकी जितनी भी हो, 105 सेंटीमीटर उस समय में हो, वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का प्रतिशत 84% वहाँ है, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए तो 125 सेंटीमीटर अनुमानित आपकी लंबाई हो जाएगी। चलिए किशोरावस्था में अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शारीरिक बनावट में जो अंतर होता है, चेहरा में, पैर में, आवाज़ में, ये सब में अंतर देखने को मिलता है। किशोरावस्था में ये क्या हो जाता है, किशोरावस्था में कंधा फैलाकर चौड़ा हो जाता है। ये कंधा जो है, शोल्डर जो है दोस्तों, ये चौड़ा हो जाता है बच्चों का। लड़कों का सीना चौड़ा हो जाता है। लड़कियों में कमर के निचले भाग की चौड़ाई बढ़ जाती है, जिसको कमर के निचले भाग की चौड़ाई बढ़ जाती है। लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा मांसपेशियां गठिली हो जाती है। लड़कों के चेहरे पर मूंछ तथा दाढ़ी निकल आती है। दोनों में नाभि के नीचे, जांघ के ऊपर और कांख में बाल निकल आते हैं, बाल बढ़ने लगते हैं जांघ के ऊपर और कांख में। लड़कों के सीने में तथा शरीर में, त्वचा पर भी बाल निकल आता है। लड़कियों के स्तन का उभार स्पष्ट दिखाई देने लगता है। मैंने बताया था कि वक्ष स्थल का विकास इसी उम्र में हो जाता है, और हार्मोन्स का नाम बताया था एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण से ऐसा होता है। स्वर में भी बदलाव देखने को मिलता है। जब बच्चे बाल्यावस्था की अपेक्षा किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो लड़के और लड़कियों की आवाज़ में कोई परिवर्तन होता है। ऐसा होता है, ऐसा आपने भी अनुभव किया होगा दोस्तों। लड़कों की आवाज़ कर्कश और लड़कियों की आवाज़ स्वीट, मधुर हो जाती है, मेलोडियस हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि किशोरावस्था में स्वर तंत्र, जिसको लैरिंक्स कहते हैं, विकसित होकर बड़ा हो जाता है। स्वर यंत्र लड़कों के गले के नीचे उभार के रूप में स्पष्ट दिखाई देने लगता है। आप गर्दन के ऊपर जब देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। ये स्वर तंत्र है दोस्तों, जिसको एडम्स एप्पल कंठमणि भी कहा जाता है। एडम्स एप्पल, ये प्रश्न अच्छा है कि स्वर तंत्र को अंग्रेजी में क्या कहता है, तो एडम्स एप्पल कहा जाता है। नेक्स्ट, और लड़कियों का जो स्वरतंत्र होता है, लड़कियों में स्वर यंत्र की आकृति होती है, लड़कों की अपेक्षा अपेक्षाकृत छोटी होती है और सामान्यतः दिखाई नहीं देती है। लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है, हाई इंटेंसिटी वाला होता है, जिसके कारण से उसकी आवाज़ लड़कों की अपेक्षा पतली होती है और लड़कों का आवाज़ थोड़ा गहरा हो जाता है। लड़कों के स्वर यंत्र
कि पेशियों में कभी कभी अनियंत्रित वृद्धि हो जाने से आवाज़ और भारी, कर्कश और फटने जैसी सुनाई देने लगती है बिना बांसुरी का, परंतु कुछ ही दिनों में आवाज़ उसकी सामान्य हो जाती है। अब नेक्स्ट चलते हैं स्वेद एवं तैल ग्रंथियां तथा जननांगों में। स्वेद का मतलब दोस्त पसीना होता है। तो किशोरावस्था में स्वेद ग्रंथियां एवं तैल ग्रंथियों की सक्रियता बढ़ जाती है, इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिस कारण से चेहरे पर फुंसियाँ, कील और मुहासे निकल आते हैं। ये किशोरावस्था की पहचान है। यह कोई बीमारी और रोग नहीं होता है। किशोरावस्था में श्वेत ग्रंथियों का विकास हो जाता है, तैल ग्रंथियों में एक्टिविटी में आ जाती है। इस कारण से तैल ग्रंथियां जैसे एक्टिविटी में आती है तो चेहरे पर फुंसियाँ, कील और मुहासे निकल आते हैं। मुहासों के सूखने पर काले काले दाग चेहरे पर दिखाई देने लग जाते हैं। किशोरावस्था के अंत तक मानव जननांग पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, सेक्स ऑर्गन विकसित हो जाता है और परिपक्व हो जाता है, मैच्योर्ड हो जाता है। जनन क्षमता के लिए वो तैयार हो जाता है। लड़कों में शुक्राणुओं का उत्पादन शुरू हो जाता है, जो स्वप्न दोष के रूप में परिलक्षित होता है। किशोरियों में अंडाशय परिपक्व होकर अंडाणु का निर्मोचन करता है। लड़कियों में अंडाशय बन जाता है, उसके अंडाशय परिपक्व होकर अंडाणु का निर्मोचन करने लगता है, यानी कि उसका ऋतुस्राव, मेंस साइकिल, जिसको मेंस भी बोलते हैं, मासिक धर्म भी बोलते हैं, एमसी भी बोलते हैं और ऋतुस्राव भी बोलते हैं। तो ये ऋतुस्राव परिणाम हो जाता है, अंडाणु तैयार हो जाते हैं, अंडाशय परिपक्व हो जाते हैं और स्त्रियों में ये लक्षण दिखाई पड़ते हैं, ये ग्रोथ होने लगते हैं। नेक्स्ट, मानसिक एवं संवेदनात्मक विकास। इसमें क्या होता है दोस्तों, किशोरावस्था में व्यक्ति पूर्व की अपेक्षा अधिक सचेत, चिंतनशील तथा स्वतंत्र हो जाते हैं। किशोरावस्था में व्यक्ति पूर्व की अपेक्षा, जो बाल्यावस्था में वो रहते थे उसकी अपेक्षा अधिक सचेत, चिंतनशील, उसमें चिंतनशील एक्टिविटी, थॉट का, थिंकिंग का एक्टिविटी क्रिएट हो जाता है और स्वतंत्र हो जाते हैं। इनके सोचने के तरीके बदल जाते हैं। यह सब बदलाव व्यक्ति के मानसिक विकास का सूचक है। तर्क के आधार पर निर्णय लेने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। इस अवस्था में लॉजिकल स्टेटमेंट, लॉजिकल आर्गूमेंट वो तैयार हो जाता है उसके जीवन में। इस अवस्था में सीखने की अधिक क्षमता होती है। सामाजिक एवं धार्मिक भावना से ओतप्रोत होते हैं। इन कार्यों में रुचि बढ़ जाती है। तो आप कहते हैं कि सामाजिक कार्यों में भी विशेष रुचि लेने लगता है यह व्यक्ति। कभी कभी असुरक्षा की भावना भी उसमें पैदा हो जाती है। शारीरिक बनावट के कारण से गरीबों, मजदूरों, बुजुर्गों एवं असहाय लोगों के प्रति संवेदनशीलता प्रकट करते हैं। हर संभव उन्हें सहयोग करते हैं। इस तरह की भावना उन बच्चों में डेवलप हो जाती है दोस्तों। और ये सब शारीरिक बदलाव के कारण से ही होता है। शरीर में जो बदलाव उत्पन्न होता है उसके कारण से ही उत्पन्न सारा चीज़ ये है। हमने यह भी जाना है कि वृषण द्वारा शुक्राणु एवं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि शुक्राणु कहाँ से स्राव करता है, तो वृषण से, और अंडाशय से अंडाणु निकलता है। नामक युग्मक उत्पन्न होते हैं जिसको युग्मक को जायगोट बोला जाता है अंग्रेजी में। लड़कों में मूछ, दाढ़ी एवं लड़कियों में स्तन दिखाई देने लगते हैं। कांख,
सीना तथा नाभि के नीचे एवं जांघ के ऊपर के क्षेत्र में बाल निकलना किशोरावस्था की विशेष लक्षण है, पहचान है। इन लक्षणों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। इन लक्षणों के आधार पर लड़का और लड़की में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। और आप इस समय बता भी सकते हैं कि ये लक्षण किस प्रकार नियंत्रित होते हैं। इन लक्षणों में के नियंत्रण एवं शरीर के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करने के लिए शरीर के अंदर विभिन्न स्थानों पर अंतःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। कहता है कि इन सब लक्षणों को नियंत्रण एवं शरीर के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करने के लिए, इक्विलिब्रियम स्थापित करने के लिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। इन ग्रंथियों से इस प्रकार का रासायनिक पदार्थ यानी कि हार्मोन निकलता है। मैंने बोला था द्वितीय गौनक लैंगिक लक्षण प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से इन हार्मोन्सों के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। पूरे बॉडी में इन हार्मोन्सों के द्वारा ही बॉडी नियंत्रण में रहता है। ये हार्मोन शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय भी स्थापित करती है। हार्मोन अपने कार्यों के लिए विशिष्ट होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है, उसमें कोई नलिका नस नहीं होता है, जिस कारण स्रावित हार्मोन रक्त के साथ मिलकर विशिष्ट अंगों तक पहुंचती है और अपना कार्य करती है। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न आता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है या नलिका युक्त होती है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नलिका विहीन होती है, इसलिए इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नलिका विहीन होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब देखते हैं किशोरावस्था में वृषण, जिसको टेस्टिस बोला जाता है, द्वारा पुरुष हार्मोन जिसे टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। किशोरावस्था में वृषण टेस्टिस, यहाँ पर वृषण होता है, ये अंडकोश है जिसको वृषण बोलते हैं। टेस्टिस द्वारा पुरुष हार्मोन जिसे टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है का स्राव प्रारंभ हो जाता है वृषण द्वारा, जिसके फलस्वरूप लड़का में मूछ और दाढ़ी निकलने लगता है। इसी तरह अंडाशय में से स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन का उत्पादन शुरू हो जाता है। अभी हमने बताया था दोस्तों एस्ट्रोजन के बारे में। ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये लड़कियों में अंडाशय से उत्पन्न होता है और जिससे लड़कियों में स्तन का विकास होने लगता है। इस तरह से आपने जाना कि टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है, लड़कों में मूछ उत्पन्न करना, दाढ़ी निकलना, और एस्ट्रोजन का क्या काम है, लड़कियों में स्तन का विकास करना। तो निश्चित तौर पर यदि किशोरावस्था की अवस्था में टेस्टोस्टेरोन स्राव नहीं हो और एस्ट्रोजन का उत्पादन नहीं हो तो लड़कियों में शारीरिक विकास बढ़िया से नहीं हो पाएगा, उसका वक्षस्थल का विकास नहीं होगा, लड़कों में मूछें नहीं होंगे। तो इस प्रकार से भी कोई व्यक्ति देखने को, कोई लड़कियां देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर। मानव में जनन अवधि। फिर हम क्वेश्चन पर भी चलेंगे दोस्तों, पहले हम इस टॉपिक को ख़त्म कर लें। थोड़ा सा ही टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर का। मानव में जनन अवधि। जब किशोरों के वृषण नर युग्मक, वृषण जब भी हुआ तो नर युग्मक नर में होगा, किशोरों के वृषण नर युग्मक अर्थात शुक्राणु स्पर्म एवं किशोरियों के अंडाशय मादा युग्मक अंडाशय से निकलेंगे, जिसे ओवम कहेंगे, अंडाणु कहते हैं, ओवम उत्पन्न करने लगते हैं, तब वे प्रजनन के योग्य हो जाते हैं। यानी कि तब वे प्रजनन के योग्य हो जाते हैं, अर्थात बच्चे उत्पन्न करने के लिए वो
उनका गर्भाशय रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है, वो अपने आप में तैयार हो जाती है। अब क्या युग्मक उत्पादन की क्षमता किशोरावस्था से परिणाम होकर जीवन भर चलते रहते हैं? एक प्रश्न ये भी आता है आपके ब्रेन में, मस्तिष्क में, ये भी प्रश्न कौंधता होगा। तो ऐसा नहीं होता है। स्त्रियों में जनन अवधि 10-12 वर्ष की आयु से परिणाम होकर सामान्यतः, ये भारत की बात है, स्त्रियों में जनन अवधि 10 से 12 वर्ष की आयु से परिणाम होकर सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक होती है। यानी कि जब तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट रहता है तब तक, जब अंतिम मेंस्ट्रुएशन साइकिल समाप्त हो जाता है उसके बाद उसमें प्रजनन क्षमता नहीं होती है। पुरुषों में शुक्राणु उत्पादन की क्षमता स्त्रियों की अपेक्षा 5-7 वर्ष अधिक तक रहती है, यानी कि 55-60 तक रहता है। 28 से 30 दिनों के अंतराल पर 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है। इस समय गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है। गर्भाशय जहाँ पर बच्चे के रहने का गर्भ ईश्वर ने तैयार किया है, प्रकृति ने संरचनात्मक रूप से तैयार किया है ताकि निषेचित अंडाणु को ग्रहण कर सके और गर्भधारण हो सके। यदि अंडाणु निषेचित न हो तब क्या होगा? यदि अंडाणु फर्टिलाइजेशन नहीं करे, वहाँ पर अंडाणु और शुक्राणु का मिलन नहीं हो, तब इस स्थिति में अंडाणु और गर्भाशय की मोटी अस्तर रुधिर वाहिकाओं सहित टूटने लगती है 28 दिन पर, जिससे रक्त का स्राव होने लगता है और इसे ही रजोधर्म कहते हैं, या ऋतुस्राव कहा जाता है, या एमसी कहा जाता है, या मेंस कहते हैं, या मासिक धर्म कहा जाता है। रक्त का स्राव उसे 5 दिनों तक हो सकता है, 3-4 दिन तक ऐसे होता है, लेकिन मैक्सिमम 5 दिनों तक आप याद रखेंगे हो सकता है। मादा के प्रजनन तंत्र में इस प्रकार का रचनात्मक एवं क्रियात्मक परिवर्तन का एक चक्र प्रत्येक 28 से 30 दिन के अंतराल पर होते रहता है, चलता रहता है। ये 40 से 50 वर्ष तक चलते रहता है, इसलिए इसे ऋतुस्राव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल अर्थात संक्षेप में एमसी कहते हैं। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, अंडाशय में निमोचित होना, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना, निषेचन न होने की स्थिति में मोटी दीवार का रक्त वाहिकाओं सहित टूटना शामिल है। इस तरह का जानकारी हमें चाहिए। मेंस क्या होता है, इसको लिखने के लिए प्रश्न भी आता है। यह चक्र स्त्रियों में 11 से 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है और पहला ऋतुस्राव किशोरावस्था में ही होता है। इसे रजो दर्शन कहा जाता है। याद रखने वाला पॉइंट है दोस्तों कि पहला जो मेंस होता है बच्चों में, लड़कियों में, उसे क्या कहा जाता है? तो रजो दर्शन, जो 10 से 11-12 वर्ष की अवस्था में फर्स्ट टाइम होता है, जिसे बाद में आप मेंस एमसी कहते हैं, ऋतुस्राव चक्र भी कहते हैं। और जब 45 से 50 वर्ष की आयु तक महिला पहुंच जाती है, बड़ी हो जाती है, तो ये चक्र प्रायः रुक जाता है। और जब रुकता है तो उस समय की घटना को रजो निवृत्ति कहते हैं। रजो से निवृत्ति हो गया, वो दर्शन हुआ और यहाँ पे रजो निवृत्ति हो गया। ये टेक्निकल लैंग्वेज है, जब बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। प्रारंभिक अवस्था में ऋतुस्राव चक्र अनियमित होता है। प्रारंभिक अवस्था में ऋतुस्राव चक्र अनियमित होता है। टाइम पीरियड उसका गड़बड़ हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है, परंतु फिर सामान्य हो जाता है धीरे धीरे। शारीरिक संरचनाओं के अंतर्गत, शारीरिक खान पान के अंतर्गत होने से, खान पान सही होने से उसका सारा चीज़ फिर सही तरीके से होने लगता है। प्रजनन एवं स्वास्थ्य, इस टॉपिक को देखते हैं।
समग्र अध्ययन, डिटेल अध्ययन कर लेते हैं। स्वस्थ व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक विकारों से मुक्त होता है। स्वामी विवेकानंद जी भी कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, स्वस्थ मन का निवास होता है। तो दोस्तों, स्वस्थ व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक विकारों से मुक्त होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित पोषण, नियमित व्यायाम एवं व्यक्तिगत सफाई आवश्यक होता है। किशोरावस्था में इसकी महत्ता और बढ़ जाती है क्योंकि शरीर तेजी से वृद्धि एवं विकास करता है। स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है जिससे शरीर से गंध आने लगती है। स्नान करते समय सभी अंगों की सफाई अच्छी तरह से करनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि श्वेत ग्रंथियां एक्टिव हो जाती है, तैल ग्रंथियां एक्टिव हो जाती है जिससे उसके शरीर से बदबू आने लगती है। ऐसा नहीं करने से जीवाणुओं एवं कवकों द्वारा संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ऋतुस्राव के दौरान, मेंस के दौरान लड़कियों को, किशोरियों को विशेष सतर्क रहने की जरूरत है। स्राव को अवशोषित करने के लिए कीटाणु रहित मुलायम सूती कपड़ा जो अच्छी तरह सूखा हो या अच्छे गुणवत्ता वाला पैड प्रयोग में लाना चाहिए। कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि गांव घर में कपड़े स्वच्छ इतने नहीं मिलते हैं, सूती कपड़े, तो इसलिए अब पैड आते हैं, सैनिटरी पैड का इस्तेमाल इसके लिए करना चाहिए। स्कूलों में इसकी व्यवस्था भी हुई थी। अभी फ़िलहाल आप सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करें, जिससे क्या होगा, संक्रमण का खतरा कम होगा, बीमारी नहीं फैलेगी। कपड़े को गर्म पानी में डिटॉल डालकर धोना पड़ेगा, जबकि सैनिटरी पैड में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। उसे यूज करो और थ्रो करो, फेंक देना है। इस तरह से गंदगी से बचा जाएगा। और गंदगी से जब बचते हैं तो इस स्थिति में गंदगी से बचने से हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो गंदगी से दिनाय, खुजली तथा अन्य यौन रोग होने की आशंका बनी रहती है, जो नहीं होगी आपको दोस्तों। इस तरह से हमने जाना कि प्रजनन और स्वस्थ कैसे रहा जाए। अब हम थोड़ा सा इस येलो कलर के बॉक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट बात लिखा रहता है, जिसको देखिए। हमारे देश में विवाह के लिए आयु निर्धारित है। लड़कियों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा लड़कों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। कानून बनाकर निर्धारित की गई है। इसका पालन न करना कानूनन जुर्म भी है और सजा का प्रावधान भी है, क्योंकि 18 वर्ष से पहले लड़कियां शारीरिक एवं मानसिक रूप से मां बनने के लिए तैयार नहीं होती है। शारीरिक रूप से कहने का मतलब उसका जो रजोधर्म होता है, मेंस साइकिल होता है, वो प्रॉपर नहीं होता है और गर्भाशय का उतना विकास नहीं हो पाता है कि आप उसमें उसके अंदर बच्चा अगर हो तो बच्चा परिपक्व हो, बच्चा अच्छा से पालन पोषण उसका हो। गर्भाशय कमज़ोर होता है और फिर उसके जीवन भर गर्भाशय कमज़ोर रह जाता है, जिसमें अनेक प्रकार की प्रॉब्लम बाद में आती है बच्चेदानी के साथ, जिसको गर्भाशय बोलते हैं। इसलिए एक खास उम्र वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तैयार किया गया है, कानून पारित किया गया है। और लड़के भी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर पाते हैं जब कम उम्र में होते हैं, तो उसे समझ में नहीं आएगा, ये खिलौना समझ में आ जाएगा शादी विवाह। इसलिए एक मैच्योरिटी होना आवश्यक है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होने का खतरा बना रहता है टीनेजर्स को। अब स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या भोजन में लेना है, ये तो बहुत पहले से आप लोग जानते हैं। फिर भी स्वस्थ रहने के लिए भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण और पर्याप्त मात्रा में जल आवश्यक है। दूध अपने आप में संतुलित आहार है। शिशु के लिए माँ का दूध तो सर्वोत्तम आहार है। जन्म से तुरंत बाद शिशु को माँ का दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि यह गाढ़ा पीला दूध रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा बढ़ाता है, एंटीबायोटिक क्षमता बॉडी में ज़्यादा बढ़ाती है। इससे शिशुओं के रक्त में रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है और शिशु निरोग रहता है।
इसलिए डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि माँ का दूध ही सर्वोत्तम है, उसे दूध पिलाना चाहिए। नेक्स्ट, ये तो आप लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है। कार्बोहाइड्रेट आपको चावल से मिलता है, रोटी में भी मिलेगा, मकई की रोटी में मिलेगा, ये सब कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। शुगर में भी मिलेगा, शुगर रस में भी मिलेगा, प्रोटीन दाल में मिलता है, सोयाबीन में मिलता है, मछली में मिलता है, इस सब में प्रोटीन मिलता है दोस्त। वसा घी में, तेल में, मछली में भी वसा है, फैट है, तो ये सब है। विटामिन आपके फ्रूट में पाए जाते हैं, खनिज फ्रूट में ही पाए जाते हैं, साग में ही पाए जाते हैं, हरे पत्ते वाले साग में। तो इस तरह से ये सब चीज़ आपको खाने में लेना चाहिए। एक इंसुलिन का यहाँ टॉपिक आया है जिसका चर्चा बुक में नहीं दिया था दोस्तों। इंसुलिन जो होता है ये लीवर, जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारे बॉडी की, ये जनरेट करता है, स्राव करता है, और यही इंसुलिन जो है हमारे बॉडी में शुगर की बीमारी को कंट्रोल करता है, शुगर की बीमारी नहीं होने देती है। लेकिन अगर इंसुलिन गड़बड़ हो गया, बॉडी में सही से नहीं बन रहा है प्रॉपर तरीके से, तो इंसुलिन की सुई लेनी पड़ती है और उस व्यक्ति को कहा जाता है कि डायबिटीज़ का शिकार हो गया, शुगर का शिकार हो गया, जो एक अपने आप में लाइलाज तो नहीं लेकिन खतरनाक बीमारी है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको देख लीजिए जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आएंगे। 11 वर्ष की आयु से 19 वर्ष की आयु तक की अवधि को किशोरावस्था कहा जाता है। 11 से 19 वर्ष की अवस्था को। यौवना आरंभ किशोरावस्था में ही होता है और जनन अंगों में वृद्धि होती है। लड़कों में मूछ दाढ़ी निकलता है और लड़कियों का स्तन विकसित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यौवना आरंभ तथा जनन अंगों का परिपक्वता हार्मोनों द्वारा कंट्रोल होता है, नियंत्रित होता है। हार्मोन एक अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रसायन है जो रुधिर में सीधे पहुंचकर अपना कार्य करता है और अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है दोस्तों। टेस्टोस्टेरोन वृषण में पाया जाता है, नर हार्मोन है जो वृषण देता है, निकालता है वृषण के द्वारा, और एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है जो अंडाशय से निकलता है। ये भी बड़ा अच्छा चीज़ है जिसको याद रखना होगा। ये दोनों जनन हार्मोन कहलाते हैं। बेहतर स्वास्थ्य के लिए संतुलित पोषण, नियमित व्यायाम और सफाई रखना आवश्यक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अभ्यास भी देख लेते हैं। किशोरावस्था की अवधि जो है 19 वर्ष तक की अवधि को किशोरावस्था की अवधि कहेंगे। 11 वर्ष से 19 वर्ष की अवधि। सीखने की सबसे अधिक क्षमता आपका, सीखने की सबसे अधिक क्षमता जो है ये किशोरावस्था में ही होता है दोस्तों। टेस्टोस्टेरोन क्या है? पुरुष हार्मोन है, थर्ड। और सामान्यतः ऋतुस्राव जो आरंभ होता है वो 11 से 13 वर्ष की अवस्था में, स्त्रियों में, लड़कियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतर सेहत के लिए आवश्यक है, जो आप जानते ही हैं, संतुलित आहार, खूब खाना, खूब नहाना, इनमें से कोई नहीं। यह ऑप्शन होगा दोस्तों, क्योंकि संतुलित आहार चाहिए। अब सही कथन गलत वाला है उसको भी देख लीजिए, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कहीं ना कहीं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण शैशवावस्था में दिखाई देते हैं, गलत। शुक्राणुओं का उत्पादन अंडाशय से होता है, ये भी गलत। यहाँ पर अंडाशय नहीं होकर वृषण होना चाहिए। पहले ऋतुस्राव को रजोदर्शन कहते हैं, ये सही है। युग्मनज का पोषण गर्भाशय में होता है, ये भी सही है। इंसुलिन की कमी से घेंघा रोग होता है, ये गलत है। अभी अभी मैंने बताया था दोस्तों कि डायबिटीज़ होता है और थायराइड की कमी से घेंघा रोग होता है। तो इस प्रकार से ये चीज़ भी हमने देखा, सीखा। अब कॉलम मैचिंग वाला है, इसको भी आप देख ही लीजिए, क्योंकि ये भी जानकारी चाहिए। इसको किसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। शुक्राणु जो है वृषण से निकलता है दोस्तों, और अंडाणु जो है अंडाशय से निकलता है।
हार्मोन जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलता है और गर्भाशय से शिशु निकलता है। ये तो इस तरह से दोस्तों ये किशोरावस्था का टॉपिक समाप्त हुआ, किशोरावस्था की ओर। ये कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताएं, और दोस्तों लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, जिससे मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बताऊं। और ये क्लास 8 के बच्चों के लिए भी ज़रूरी है, इसलिए क्लास 8 के बच्चों भी अध्ययन करें। थैंक यू।